चलो ठीक है, बस ठीक। लिखो, अरे चुप रह। एसी जनरेटर लिखो, हेडिंग एसी जनरेटर। वैसे इस जनरेटर को बहुत पहले ही पढ़ लेना चाहिए था, है ना। पूरा चैप्टर ऐसे पढ़ डाले हैं, अब देख रहे पैदा कैसे होती है। एसी जनरेटर किसने बनाया था? वैसे एसी जनरेटर होता क्या है, क्या बताओगे? हिंदी में कहते हैं इसको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, है ना। हाँ, करंट को जनरेट करता है। क्या होता है ये एक प्रकार का एक इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, या फिर इसको डायनामो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अ जनरेटर और डायनामो इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है कौन? धारा जनित्र। आगे समझ में? या डायनामो पूछ ले, डायनामो क्या होता है तो भी बता दो। डायनामो एक ऐसी युक्ति होती है जो कि मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। बोलो, बात समझ आ गई? An AC generator is one of them which produces a current that changes its direction regularly after a fixed interval of time। यानी कि सबसे पहले आपने जनरेटर जाना, क्या होता है जनरेटर या फिर डायनामो? एक ऐसी डिवाइस जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब बात करेंगे एसी जनरेटर क्या होता है। तो एसी जनरेटर एक ऐसा जनरेटर होता है, फिर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि एक ऐसी करंट प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? करंट प्रोड्यूस करती है, जो कि अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एक फिक्स टाइम के बाद क्या करती है? चेंज करती रहती है। बोलो बात नहीं? और यही करंट जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फिक्स टाइम के बाद चेंज करती है, क्या कहते हैं उसे? एसी कहते हैं। तो एसी जनरेट हो गई, इसको क्या कहते हैं? एसी जनरेटर। प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है इसका? ये मैं बताऊंगा नहीं, तुमको खुद बताना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना समझ लो जरा क्या होता है। और एसी जनरेटर, इसकी डिस्कवरी किसने करी? मतलब किसने इन्वेंट किया था? निकोला टेस्ला ने। किसने? निकोला टेस्ला। कब की थी? 1888 में, ठीक है। सबसे पहले एसी का कॉन्सेप्ट लेके आए थे माइकल फैराडे 1831 में। कौन लेके आया था? माइकल फैराडे 1831 में। माइकल फैराडे का नाम आपने इससे पहले कहां सुना था? चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद ही एसी का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा। और ये नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सोचो 1831 में बना था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना कब आया था? 1831 में, 1831 में। जबकि ये कब बना? 1888 में। समझ गए ना? कई सालों बाद। अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखो, आपको लिखना कैसे? हेडिंग लगा दिया हमने एसी जनरेटर, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या देंगे? इसकी डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे बताओ? अ जनरेटर और अ डायनेमो is a device that converts mechanical energy into, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे AC generator is a device that converts mechanical energy into a current which changes its direction after a fixed time। आगे बात सुनिए, ये डेफिनेशन हो गई। देन उसके बाद में लिखेंगे इसका प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे भैया? इसका प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है? किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? जो एसी जनरेटर होता है किस पे वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। एसी जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या हुआ? नहीं पूछो, अब बाद में आना। बात समझ? डन। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं, है ना। थोड़ा सा पेचीदा है, देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा मेरे से।
कि मैग्नेट जैसा लग रहा है क्या ये? ईंटे जैसा लग रहा है, ठीक है बनाने के लिए हमने, यानी कि मैंने ठीक बना दिया। डन, समझ जाओ। ये हमने क्या बना दिया है? मैग्नेट। क्या बना दिया है? मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। ये मैग्नेट जनरेटर के साइज के हिसाब से अलग अलग होता है। छोटा जनरेटर है तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट होगा, बड़ा लार्ज जनरेटर बना रहे हो तो उसमें ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। बोलो बात में, इसको फील्ड मैग्नेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फील्ड मैग्नेट, यानी कि क्षेत्र चुंबक। डन। इसी में एक कॉइल घुमाई जाती है। ठीक है, चलो तुम लोग मान लो कि हमने सही बना दिया। अच्छा, ये है P, Q, R और S, और ये हमने बना दी इसकी एक्सिस। ये जो हमने डॉट करके लाइन बना दी है, ये है इसकी एक्सिस। इसी एक्सिस के अबाउट ये क्या करेगा? घूमेगा। एक्सिस मतलब अक्ष, एक्सिस मतलब अक्ष। डन। देन उसके बाद में इसके ब्रशेस बना लो। डन। छोटा नहीं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब घूर्णन का अक्ष, मतलब इसके परिता ये ऐसे गोल गोल घूमेगा, मतलब ऐसे से। ठीक है, किससे घुमाएंगे? इधर कुछ हम टरबाइन लगा देंगे या फिर कुछ भी कोई डिवाइस लगा देंगे, इसकी वजह से कॉइल क्या करने लगेगी? गोल गोल। ये जो हमने गोल गोल बना दिया है यहाँ पर, इसको कहते हैं स्लिप रिंग्स। क्या कहते हैं? स्लिप रिंग्स। ये और ये, इनको कहते हैं स्लिप रिंग्स। सर्पी वलय क्या कहते हैं? सर्पी वलय कहते हैं, स्पर्श वलय कहते हैं। सर्पी वलय ही कहते हैं जहाँ तक। ठीक है, और ये जो हमने बना रखा है इनको कहते हैं ब्रश। क्या कहते हैं? ओरल बी। ठीक है, इन्हीं ब्रशेस का संपर्क हम वहां करते हैं जहां पर हमको आउटपुट चाहिए होता है। मतलब यहाँ से कनेक्शन कहाँ जाएगा? मेंस पे जाएगा। किसमें जाएगा? या फिर ऐसा कह लो, लोड रेजिस्टेंस लगा होगा, यहाँ पे लोड लगा होगा। समझ गए? डन। और कुछ बाकी रह गया? नहीं। अब इसके नामकरण देख लो क्या क्या है। ये तो आपको पता चल गया है क्या है ये? फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट मतलब क्षेत्र चुंबक। फील्ड मैग्नेट, क्षेत्र चुंबक। उसके बाद में ये है हमारी एक्सिस, और ये है कॉइल। ये क्या है? कौन सी? इसको बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं? आर्मेचर कुंडली। ये एक्सिस हो गई, और ये जो हमने बना दिया ये स्लिप रिंग से, इनको कहते हैं S1। ये क्या है? ये S1 और ये S2, और ये ब्रश है तो B1 और B2। डन। बस यही इसकी हो गई संरचना या फिर कंस्ट्रक्शन। इसी में अब हम कार्य करेंगे। चलो बात समझ आ गई? डन। ठीक है, तो फिगर बन गया। अब हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या लिखेंगे? मैं बोल दे रहा हूँ, लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, आप लोग
ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे क्या, फील्ड मैग्नेट। कंस्ट्रक्शन बोले तो संरचना, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, और अब लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन। इस कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे फील्ड मैग्नेट। क्या लिखेंगे, फील्ड मैग्नेट, मतलब कि इसके बारे में, मैग्नेट के बारे में। तो क्या लिखेंगे, इट इज अ परमानेंट मैग्नेट ऑफ द हॉर्स शू शेप इन अ स्मॉल डायनेमो। मतलब कि यह छोटे डायनेमो में एक छोटा परमानेंट मैग्नेट होता है भैया जी, समझ गए ना। उसके बाद में अगर ये बड़ा जनरेटर है, क्या है, लार्ज एसी जनरेटर है, तो उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, मैं पूरा डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ, लिखना, इट इज द परमानेंट मैग्नेट ऑफ हॉर्स शेप इन अ स्मॉल डायनेमो, और इट इज द पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट इन अ लार्ज डायनेमो। समझ गए ना, छोटा डायनेमो होगा तो छोटा मैग्नेट होगा, परमानेंट मैग्नेट होगा, और अगर ये बड़ा डायनेमो बना रहे हैं तो उसके लिए बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट देना पड़ेगा। खत्म कहानी। देन उसके बाद में आर्मेचर, पूरा बोलेंगे आर्मेचर कुंडली। ठीक है, इट कंसिस्ट, इसकी बात कर रहा हूँ PQRS के बारे में। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टन्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने जब एसी का वो करवाया था डेरिवेशन, तो उसमें हमने गैल्वेनोमीटर करवाया था, याद है। उसमें जैसे हमने आयरन कोर लिया था और उस पर लपेट दिया था ना, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। मतलब ये कॉइल आपको रेक्टेंगुलर दिख रही है, बट ये लपेटी किस पे, एक सिलेंड्रिकल उस पे कोर पे, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर पे लपेटा हुआ। डन। किधर से भी देखोगे आपको रेक्टेंगुलर ही दिखेगा। उसके बाद बात करेंगे स्लिप रिंग्स की। स्लिप रिंग्स मतलब ये S1 और S2। The 2 ends of the armature coil are connected to the coaxial brass ring. Coaxial brass rings S1 and S2 called slip rings. मतलब कोएक्सियल मतलब इनका और इनका एक्सिस सेम रहता है, आगे पीछे नहीं होता है, लाइक तो कनेक्शन हट जाएगा, है ना, तो फिर काम नहीं करेगा। एक एक्सिस पे होता है। देन ब्रशेस, ब्रशेस मतलब ये ब्रशेस इससे सिर्फ टच रहते हैं, मतलब चिपके नहीं रहते पूरी तरीके से, सिर्फ टच रहते हैं, समझ रहे हो। टू ग्रेफाइट और फ्लेक्सिबल मेटेलिक रॉड्स, या तो ग्रेफाइट का होगा या फिर किसी भी मेटेलिक रॉड का होगा जो कि फ्लेक्सिबल होगी। कॉल्ड ब्रशेस आर लाइटली प्रेस्ड, लाइटली प्रेस्ड मतलब हल्के से छुए होते हैं, चिपके होते हैं ना, अगेंस्ट द 2 स्लिप रिंग्स, इन 2 स्लिप रिंग्स हैं। डन। देन उसके बाद में सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा का स्रोत, इसको घुमाना भी तो है, हमें एसी को जनरेट करना है, पहले से एसी नहीं है, एसी को जनरेट। अब प्रिंसिपल क्या है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको पूछना चाहिए था, आपने यहाँ पे मैग्नेट लगा दिया, ये लगा दिया है, कैसे जनरेट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना क्या कहता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोटेट करेंगे तो उसके एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स लगातार बदलेगा ना, परपेंडिकुलर होता है अगर, तो क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स पास होता है, और जैसे जैसे वो बदलता है फ्लक्स मतलब कम होता जाता है, फिर ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा, तो चेंज इन फ्लक्स आ जाता है। क्या जाता है, चेंज इन फ्लक्स की वजह से उसमें एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट हो जाता है। क्या आता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब ये अगर इंड्यूस्ड EMF है और इसमें आपने लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है R, इसको कनेक्ट कर दो, ठीक है, पूरा लोड रेजिस्टेंस R लगा रखा है, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट भी आ जाएगी। बोलो बात में आ गई। और यही इंड्यूस्ड करंट क्या कहलाएगी, AC करंट। डन। सोर्स ऑफ एनर्जी तक हो गया। हाँ, सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब द आर्मेचर कॉइल इज रोटेटेड, ये आर्मेचर कॉइल है, इज रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विद द हेल्प ऑफ टरबाइन। मतलब इसको ऐसे कनेक्ट किया जाता है कि मतलब ये घूमे। टरबाइन देखा है आप लोगों ने, पानी से चलता है, तो देखो तो ऐसा समझो, जैसे ये नदी है ना, नदी का पानी है, यहाँ पर एक टरबाइन मशीन लगा देंगे। टरबाइन एक जुगाड़ टाइप का होता है, ठीक।
तो इसमें पानी ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बना देते हैं। हाँ, चक्की कह लो चाहे। जो पानी जैसे मानते पानी इधर जा रहा है, ऐसे रफ्तार से पानी इधर की ओर जा रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो क्या करता है, ये जब पानी बहेगा तो इसमें पानी से फोर्स लगाएगा तो घूमेगा, ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा ऐसे, और बार बार सब में फंसेगा पानी, बार बार घूमेगा, भरेगा नहीं, बस खाली घूमेगा। फोर्स लगाएगा घूम जाएगा, फोर्स लगाएगा घूम जाएगा, फोर्स लगाएगा घूम जाएगा। नहीं समझे? ऊपर से ऐसे खाली होता है बाल्टी टाइप का, ऐसे समझेगा, है ना। अब जैसे यहाँ पर आएगा, आप देखिए इसमें पानी घुसेगा तो फोर्स आगे गिर जाएगा, बस जैसे जैसे ऊपर आता जाएगा पानी नीचे गिर जाएगा, फिर हल्का हो जाएगा, फिर ऊपर ऐसे गोल 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 घूमता रहेगा। अब ये है ना, इससे कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। अब ये घूमेगा ऐसे ऐसे तो कॉइल भी घूमेगी ऐसे ऐसे। अब जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल घूमती है ऐसे ऐसे तो उसमें फ्लक्स में चेंज आने लगता है, फिर वही कहानी इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। बात समझ आ गई? अब लिखेंगे इसकी वर्किंग। तो वर्किंग को आप समझ गए होंगे। जब टरबाइन है किसी अदर डिवाइस से इस आर्मेचर कॉइल को रोटेट किया जाता है तो फ्लक्स चेंज की वजह से इस कॉइल में क्या जनरेट हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर इसमें रेजिस्टेंस R जुड़ा है तो इसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाती है, जिसे AC करंट कहते हैं। बोलो बात में आ गई ना? ठीक। अब करेंगे इसका डेरिवेशन। क्या क्या है इसमें, पहले आप इसमें चीजों को समझ लो जरा। जैसे ही PQRS का आर्मेचर है ना, तो मान लेते हैं, अब हम वर्किंग के अंतर्गत यही करेंगे, पहले वर्किंग में डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद में एक्सप्रेशन के लिए लिखेंगे। n मान लेते हैं, n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्न्स इन आर्मेचर कुंडली में n क्या है, फेरों की संख्या है। b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति है ना। a मान लेते हैं क्या है, एरिया ऑफ कॉइल, वही आर्मेचर कॉइल का एरिया, PQRS का एरिया, समझ गए ना, PQRS समझ गए। फाई क्या होगा, जो फ्लक्स होगा, फाई क्या बोलेंगे, फ्लक्स पासिंग थ्रू PQRS, जो PQRS से पास हो रहा है ना। उसके बाद में थीटा क्या है, थीटा नहीं ओमेगा मानो, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, गोल गोल घूम रहा है ना, कोणीय वेग, समझ गए ना। अब आपको पता है फैराडे के नियम से इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे जनरेट होगा। अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल, फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल, आप कहोगे सर फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है ना, फाई इज इक्वल टू, यही तो होता है। ये सिंगल लूप के लिए होता है ना, किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए। लेकिन जब नंबर ऑफ टर्न्स n होता है तो इसमें n का मल्टीप्लाई करा देते हो, कोई दिक्कत। अभी तक जो चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने सीखा है कि सर थीटा को हम ओमेगा टी लिख सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी तो एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, समझ गए ना। कोणीय विस्थापन बराबर कोणीय चाल गुणे समय, समझा गया ना। अब आप जानते हो कि सर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है क्या, सिंस इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी होता है क्या, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, नहीं समझे, माइनस क्यों लगा रखे, कौन सा लॉ बताता है कि फ्लक्स के आगे माइनस आएगा, लेंज लॉ बताता है ना, या फिर सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन,
ना भैया। ये माइनस की डायरेक्शन, ये माइनस जो है वो ईएमएफ की डायरेक्शन शो कर रहा है कि ये चेंज का अपोज कर रहा है, ठीक है। बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए। फाई की वैल्यू क्या है, डी बाई डी टी। फाई हमारा इतना है ना, एन बी ए कॉस ओमेगा। अब देखो इसमें एन बी ए कांस्टेंट है क्या, ये डी बाई डी टी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना। क्या करना, अब यहाँ पर टी लिखा है ना, तो डिफरेंशिएशन करेंगे जिसके पास टी होगा। टी किसके पास है, कॉस के पास है ना, इनके पास तो है नहीं, ये कांस्टेंट हो, इनको बाहर निकालो। माइनस का एन बी ए डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। बोलो बात नहीं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, कॉस ओमेगा टी, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का साइन, माइनस का साइन ओमेगा टी। अब ध्यान दो, आपने तो सिर्फ टी के रिस्पेक्ट में किया है ना, ओमेगा के रिस्पेक्ट में क्या नहीं, ओमेगा बच गया। तो ओमेगा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देते हैं और डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा। बोलो बात नहीं। अब एक कंडीशन डाल दो, फॉर मैक्सिमम फ्लक्स या फिर मैक्सिमम ईएमएफ, इसी पे डिपेंड कर रहा है ना। फॉर मैक्सिमम मतलब कि अधिकतम विद्युत वाहक बल के, फॉर मैक्सिमम ईएमएफ, ये जो ओमेगा टी है कितना होना चाहिए, पाई बाई 2। हाँ बोल दो एक बार, 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 90 के अलावा कुछ करोगे तो डिवाइड कर देगा, कम हो जाएगा। ये 0 कर दो तो पूरा 0 हो जाएगा। मैक्सिमम 90 पे 1 होता है ना, तो E हो जाएगा कितना, एन बी ए ओमेगा, यही आएगा ना, साइन 90 का मान 1 हो गया। अरे यहाँ से क्या पता चला, इससे पता चला क्या कि साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1। इसकी जगह पे हमने पूरा 1 रख दिया, ठीक है। नीचे लिख दूं क्या, मैं लिख देता हूं, साइन पाई बाई 2, इसकी वैल्यू 1 हो गई। एक बात बताओ, ये एन बी ए ओमेगा, ये मैक्सिमम फ्लक्स, सॉरी मैक्सिमम ईएमएफ है ना, तो इसलिए इसको ई नॉट बोल दें, चलेगा। ये एन बी ओमेगा यहां भी दिख रहा है, सो अतः E इज इक्वल कितना हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा। समझ में आया बेटिया, ई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड कह लो, चाहे आयाम कह लो, चाहे महत्तम मान कह लो, चाहे अधिकतम मान कह लो, किसका, विद्युत वाहक बल का, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का है ना, एम्पलीट्यूड बोलोगे ना इसको। ये हो गया। अब समझो, अभी तो ईएमएफ हमने डिराइव किया है ना, हमें क्या चाहिए, एसी क्या चाहिए। इफ मान लेते हैं, इफ आर इज कनेक्टेड, ये लोड रेजिस्टेंस है, इफ लोड रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सर्किट, तो आपको पता है सर I इज इक्वल टू कितना होता है, E बाई आर, I इज इक्वल टू E बाई आर होता है ना, तो I इज इक्वल टू E का वैल्यू ये है ना, E नॉट साइन ओमेगा अपॉन में। अब देखो E नॉट बाई आर, इसको I ले सकते हो क्या, देखो E बाई आर है ना, तो इसको भी I ले सकते हो। मैक्सिमम ईएमएफ पे मैक्सिमम करंट, कोई दिक्कत। तो I इज इक्वल टू आई नॉट क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्या निकल के आ गया, एक्सप्रेशन फॉर एसी प्रोड्यूस्ड बाय एसी जनरेटर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र द्वारा जनित या पैदा की गई प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा के लिए व्यंजक। समझ गए, कोई दिक्कत यहां तक किसी को हो तो पूछ लो। यहां पर आई नॉट अगर बोल दे, आई नॉट क्या है तो क्या बताओगे, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर।
समझ गया ना, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट, लिख दूं क्या? अभी याद है आपको, बाद में जैसे पढ़ोगे ना तो हो सकता है दिमाग में ना आए कि आखिर ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो बस इतना ही था। कुछ एडवांटेजेस हैं वो लिख लो, एक बार समझ लो। देखो बहुत ध्यान समझना जरा। एडवांटेज मतलब इसके लाभ, फायदे इसके क्या क्या हैं। पहला, द एसी जनरेटर ऑफ एसी इज मोर इकोनॉमिकल देन डीसी। एसी जनरेटर जो होता है वो डीसी के मुकाबले सस्ता होता है, किफायती होता है। पहला हो गया। The alternating voltage can be easily stepped up and stepped down by using transformer. AC करंट को बहुत आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है ट्रांसफार्मर का यूज करके, मतलब कम और ज्यादा किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर ने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था। तीसरा, the alternating current can be reduced by using the choke coil without any significant wastage of energy. choke coil का यूज करके, एक चोक कुंडली होती है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, अगर दिया हुआ आपकी बुक में तो पढ़ लेना एक बार। ठीक है, तो ऐसा समझ लो एक सोलेनोइड टाइप की एक डिवाइस होती है। ठीक है, तो उस चोक कॉइल का यूज करके हम एसी करंट के मैग्नीट्यूड को कम या ज्यादा कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट किए, है ना। दूसरा, एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू डीसी बाय यूजिंग रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स मतलब कि दिष्टकारी, रेक्टिफायर्स मतलब रेक्टिफायर्स का यूज करके हम एसी को डीसी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हो? वो जब पढ़ेंगे वो सेमीकंडक्टर वाला चिप उसमें आएगा। डीसी से एसी नहीं, पल्सेटिंग डीसी बन जाती है। क्या बन जाती है? पल्सेटिंग डीसी, समझ गए? नहीं पता, चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ना, टॉपिक चेंज हो जाएगा। एसी मशीन्स आर सिंपल एंड रोबस्ट। एसी मशीन जो होती हैं वो सिंपल होती हैं, रोबस्ट मतलब ज्यादा ताकतवर होती हैं। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, तो उसमें जो मशीनें चल रही हैं वो किसके दम पर चल रही हैं? एसी करंट पे चल रही हैं सब। अगर एसी करंट नहीं होगी तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की चलने वाली मशीनें क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी, क्योंकि डीसी करंट इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। डीसी करंट, अगर आपके घर में जनरेटर वो लगा हुआ है, जो इन्वर्टर होता है घर पे, इन्वर्टर का नाम सुना है ना? इन्वर्टर दरअसल वो होता है क्या, बैटरा होता है ना बड़ा सा, एनर्जी जब लाइट आती है एसी तो वो चार्ज हो जाता है, लाइट जाने पर वो वही स्टोर्ड एनर्जी यूज करने लगता है ना। तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा तुम टीवी चला लोगे, पंखा चला लोगे, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तुमने ले रखा है तो बहुत ज़्यादा मोटर भी चला लोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, कुछ समय बाद बंद हो जाता है ना, क्योंकि वो खत्म हो जाता है और डीसी में इतनी पावर भी नहीं होती है।